कहानी। साल है 2025। दुनिया में स्ट्रेस और स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है और लोग अपनी लाइफ से परेशान बोर हुए होते हैं। उन्हें अपने स्ट्रेसफुल जीवन से बचने का कुछ नया तरीका चाहिए होता है, यानी नया एंटरटेनमेंट। उस वक्त कोलंबस ही फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर होता है, जहाँ पे जेम्स हॉलिडे और ओग्देन मोरो ये दोनों एक वर्चुअल रियलिटी का कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, जिसका नाम होता है ओसिस। ये एक कंप्यूटर दुनिया होती है। इस कंप्यूटर की दुनिया में इन लोगों को अलग अलग अवतार दिए जाते हैं। ये लोग असली दुनिया में जो कर रहे हैं वही उनके अवतार गेम के अंदर करें। जैसा अगर वो आदमी रियल लाइफ में भाग रहा है तो उसका अवतार भी गेम के अंदर भागेगा, और अगर डांस कर रहा है तो यहाँ ओसिस में भी उसका अवतार डांस करेगा। गेम में खेलने वाले प्लेयर्स को एक डिवाइस पहनना होता है। ये डिवाइस और कुछ स्पेशल मशीन्स रहते हैं जो कि प्लेयर्स के एक्शन को रिकॉर्ड करके उनके अवतार को मूवमेंट देते हैं। फिर वो लोग इस ओसिस से कनेक्ट होते हैं। ये सभी जेम्स हॉलिडे और ओग्देन मोरो ने बनाया होता है और इनकी कंपनी का नाम होता है ग्रेगरी गेम्स। इसमें अलग अलग प्रकार के गेम्स होते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह होती है ये। यहाँ लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि पिरामिड पे आइस स्केट करना या फिर माउंट एवरेस्ट पे बैटमैन के साथ ट्रेकिंग करना, 50 मीटर इतनी ऊंची लहराइयों पे डाइविंग करना या फिर तूफान में लड़ाई करने वाले गेम्स। यहाँ कुछ बड़े बड़े कसिनोज भी होते हैं जो कि प्लैनेट के साइज के होते हैं। ओसिस में प्लैनेट डूम नाम की जगह होती है जो बहुत खतरनाक होती है। यहाँ लोग एक दूसरे को मारने और लड़ाई करने के लिए आते हैं। और ओसिस में खेलते हुए कोई मरता है, यानी उसका अवतार अगर मर जाता है तो वो फिर से जिंदा हो सकता है। बस उसके अब तक कमाए हुए पैसे, पॉइंट्स, हथियार, ये सभी चीजें चली जाएंगी। ओसिस में लोग कुछ भी बन सकते हैं। लंबे चौड़े, कार्टून, सुपर हीरो, अमीर आदमी या लड़की लड़का, कोई भी अवतार वो खुद बना सकते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स में होता है। उसी तरह इन लोगों को पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं और उन पॉइंट से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। लोग ओसिस से बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं। अपना खाना पीना सोना छोड़कर बस बाकी समय ओसिस में ही बिताते हैं। ये पूरी कंप्यूटर की दुनिया अद्भुत और रोमांचक होती है। इसीलिए ओसिस लॉन्च होते ही बहुत फेमस हो गया था और इसके ही कारण ग्रेगरी गेम्स दुनिया की टॉप कंपनी बन गई थी। जेम्स और ओग्देन ये बहुत अमीर बन गए थे, पर कुछ सालों के बाद ओग्देन कंपनी छोड़ देता है और जेम्स पूरी कंपनी का मालिक बन जाता है। लोग जितने ओसिस इस गेम को पसंद करते थे उतने ही वो जेम्स हॉलिडे को भी पसंद करते थे, क्योंकि ओसिस ये उसका कंसेप्ट था और उसी ने ये नई दुनिया बनाई थी। 15 साल बीत जाते हैं। 2040 में जेम्स हॉलिडे मर जाता है, पर मरने से पहले उसने एक प्रोग्राम बनाया होता है कंपनी और पूरे ओसिस के ओनरशिप के लिए। अब तक 80% शेयर जेम्स के पास होते हैं, पर वो मरने के बाद इस कंपनी का मालिक कौन बनेगा, इसीलिए उसने एक कंपटीशन बनाया होता है गोल्डन ईस्टर एग को ढूंढने का। जेम्स हॉलिडे ने गोल्डन ईस्टर्न एग ओसिस यानी उस गेम में एक सीक्रेट जगह छुपा के रखा था और उस जगह को खोजने के लिए 3 चाबियां होती है। तो प्लेयर्स को ओसिस में 3 कंपटीशन जीत कर ये चाबियां हासिल करनी है और उन चाबियों का इस्तेमाल करके आगे गोल्डन ईस्टर एग हासिल करना होता है। हर चाबी मिलने के बाद अगले कंपटीशन का क्लू उन लोगों को मिलेगा। जो इंसान ये गोल्डन एग पहले ढूंढ लेगा वही ओसिस का मालिक बनेगा और उसी को जेम्स हॉलिडे के सारे शेयर और पैसे मिलेंगे, जिसकी वैल्यू होती है ½ ट्रिलियन। ये कंपटीशन इतना डिफिकल्ट होता है कि लॉन्च करने के बाद अभी 5 साल बीत गए होते हैं, लेकिन कोई भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाता। ये कंपटीशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। मूवी का मेन कैरेक्टर है वेड वॉल्ट्ज, जो ओहियो शहर में रहता है। इसके माता पिता दोनों कई साल पहले एक्सीडेंट में मर गए थे और अभी ये उसके एक आंटी के साथ रह रहा होता है। वेड भी इसका पूरा समय ओसिस में ही बिता रहा होता है गोल्डन एग की तलाश में। ये जेम्स हॉलिडे का बहुत बड़ा फैन होता है। वेड के अवतार का नाम पैर्सिवल होता है और इसी गेम में इसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है इंच। ये दोनों रियल लाइफ में कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं होते। एक दिन वेड ओसिस से कनेक्ट होता है और वो इंच को ढूंढने लगता है। इंच प्लैनेट बूम में होता है, दूसरे लोगों को मार के उनके पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा होता है। इंच के साथ डाइटो और शो नाम के प्लेयर्स भी होते हैं जो कि इंच के दोस्त होते हैं। पैर्सिवल उसको बोलता है कि अभी रेस शुरू होने वाली है, जल्दी से यहाँ से चलो। यानी दोस्तों पहला मुकाबला कार से होता है। इस 5 साल में एक आदमी भी इस कार के रेस को जीत नहीं पाया था। इसी के कारण लोगों का कंपटीशन में उतरने का इंटरेस्ट पूरी तरीके से कम हुआ था और अभी सिर्फ जो एक्चुअल गेमर्स होते हैं वही रेस में शामिल हो रहे थे। और इसके अलावा सिक्सर नाम के कुछ लोग होते हैं, वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये सिक्सर दरअसल IOI कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। IOI ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होती है जिसका हेड होता है नोलन, और वो ओसिस को खरीदना चाहता था, पर ओसिस उसी आदमी का होगा जो ये कंपटीशन जीतेगा। IOI के पास सिक्सर के अलावा दूसरी सपोर्ट टीम भी होती है जो जेम्स हॉलिडे की लाइफ के ऊपर स्टडी कर रही होती है ताकि वो इस कंपटीशन को जीतने के क्लू ढूंढ सके। पैर्सिवल और ईच दोनों रेस ट्रैक में आते हैं। थोड़ी देर बाद रेस चालू होती है। ये रेस का रास्ता मैनहट्टन शहर के मॉडल जैसा होता है। सभी गाड़ियां रास्ते से जा रही होती है और कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा के टूट जाती है। ईच का ट्रक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो बाकी गाड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ता है। पैर्सिवल की गाड़ी काफी पीछे होती है ताकि वो मरे हुए लोगों के पॉइंट्स कलेक्ट कर सके। आगे रास्ते पर कई रोड ब्लॉक्स इन गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और इसी के कारण कई सारी
गाड़ियां वहीं पे टूट जाती है और बची हुई गाड़ियां आगे निकल जाती है। रास्ता अचानक चेंज हो जाता है जिसके कारण ये सारी गाड़ियां रेलवे ट्रैक पे आ जाती है और उसके सामने से आने वाली ट्रेन इन गाड़ियों को उड़ा देती है। पार्सिवल और ईच दोनों वहां से बच के आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त पार्सिवल एक प्लेयर को नोटिस करता है जो कि लाल बाइक पे होता है। बाइक चलाने के स्टाइल से पार्सिवल पहचान जाता है कि ये फेमस गेमर लड़की ऑप्टिमस है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद पूरा रोड ऊपर हो जाता है और सभी गाड़ियां शहर के दूसरे रोड पे गिर जाती है। इससे कई गाड़ियां टूट जाती है और बची हुई गाड़ियां नए रास्ते से आगे बढ़ती है। इस नए रास्ते पे बड़े बड़े लोहे के बॉल्स रास्ते में आके गाड़ियों को बर्बाद कर देते हैं। आगे जाने के बाद डायनासोर रास्ते से आने वाली गाड़ियों को खा रहा होता है। पार्सिवल, ईच, ऑप्टिमस और कई बची हुई गाड़ियां वहां से बचकर आगे जाती है। आगे फाइनल गेट होता है और अगर इस कंपटीशन में जीतना है तो प्लेयर्स को अपनी गाड़ी गेट के उस पार लेके जानी है। हम लोग अपनी गाड़ी तेजी से लेके भाग रहे होते हैं लेकिन अचानक सामने से किंग कॉन्ग रोड पे आ जाता है और वहाँ वो गाड़ियों को तोड़ देता है, उस ब्रिज को भी तोड़ देता है जिसके कारण पीछे से आने वाली गाड़ियां वहीं पे रुक जाती है और ईच आगे नहीं जा पाता। लेकिन ऑप्टिमस अपनी बाइक को हवा में उड़ाती है और वो ब्रिज के उस तरफ पहुंच जाती है। पार्सिवल उसके पहले ही इस तरफ आ गया होता है लेकिन किंग कॉन्ग की नजर पार्सिवल पे चली जाती है और वो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। किंग कॉन्ग भी जोरों से हवा में कूदता है और वो मेन गेट के यहाँ पे आके छुप जाता है और वो वेट कर रहा होता है कि पार्सिवल अपनी गाड़ी लेके आए। पार्सिवल भी किंग कॉन्ग को सामने देख के अपनी गाड़ी वहीं पे रोक देता है लेकिन ऑप्टिमस इन बातों से अनजान होती है और वो अपनी बाइक लेके गेट की तरफ जाने वाली होती है। लेकिन तभी पार्सिवल उसे बाइक से खींच के नीचे लेके आता है और बाइक आगे चली जाती है और अचानक किंग कॉन्ग आके उस बाइक को पकड़ के तोड़ देता है और वहीं पे फेंक देता है। और दोस्तों ये रेस यहीं पे खत्म हो जाती है। डायनासोर और किंग कॉन्ग के होते हुए कोई भी गाड़ी उस पार नहीं जा सकती थी, इसीलिए ये रेस कोई भी जीत नहीं पाया था। आगे पार्सिवल और ऑप्टिमस ईच के वर्कशॉप में आते हैं बाइक को रिपेयर करने के लिए। वहाँ पे बातचीत करते करते तीनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बातों बातों में पार्सिवल बोलता है कि किंग कॉन्ग से कोई भी बच नहीं सकता, मानो वो रेस का एक रूल है। लेकिन तभी ऑप्टिमस बोलती है कि इस गेम में रूल हो ही नहीं सकता क्योंकि जेम्स हॉलिडे को कभी भी रूल्स बनाना पसंद नहीं था, तो वो खुद ही अपने कंपटीशन में रूल क्यों बनाएगा। थोड़ी देर बाद ईच उसकी बाइक रिपेयर करता है और फिर ऑप्टिमस वहाँ से निकल जाती है। रात में वेट जब अपने घर होता है तब वो ऑप्टिमस की बातों से सोच में पड़ जाता है कि जेम्स हॉलिडे ने रेस में ये रूल बनाया क्यों है। ये जानने के लिए अगले दिन हॉलिडे जर्नल्स चला जाता है। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है जेम्स हॉलिडे के जीवन पर आधारित। यहाँ हॉलिडे की सभी बातें अच्छे पूरे मूवमेंट्स वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किए होते हैं। इस पूरे लाइब्रेरी को क्यूरेटर संभाल रहा होता है। पार्सिवल क्यूरेटर को हॉलिडे का एक किस्सा बताता है और उसके वीडियो दिखाने के लिए बोलता है। इस वीडियो में जेम्स और ओगडेन दोनों कंपनी के रूल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें जेम्स ओगडेन को बताता है कि उसे कोई भी रूल्स नहीं बनाने हैं और उसके बाद ओगडेन वहाँ से चला जाता है। पर जेम्स बाद में एक लाइन बोलता है कि Why can't we go backwards for once? Backwards is really fast, fast as we can. Really put the pedal to the metal, you know. और जिस तरह हॉलिडे इस लाइन को एक्सप्रेशन देता है, पार्सिवल समझ जाता है कि ये वही क्लू है उस रेस को जीतने का, यानी गाड़ी को रिवर्स में लेके जाना है। वो फिर से रेस में चला जाता है पर इस क्लू के बारे में वो ईच या ऑप्टिमस को कुछ नहीं बताता। रेस शुरू हो जाती है, सभी गाड़ियां निकल जाती है लेकिन पार्सिवल गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाता है। पीछे बड़ी सी दीवार होती है। गाड़ी वहाँ जाने के बाद अचानक जमीन के नीचे का रास्ता ओपन हो जाता है और गाड़ी नीचे चली जाती है। ये रास्ता भी उसी गेट के पास जाने वाला होता है लेकिन जमीन के नीचे से, जिसके ऊपर कोई भी रूल्स या प्रॉब्लम्स नहीं होते, यानी रोड ब्लॉक्स, लोहे के बॉल्स, ट्रेन, डायनासोर, किंग कॉन्ग, वो सारे इस रास्ते नहीं होते। पार्सिवल गाड़ी को रिवर्स में ही लेके जा रहा होता है। आगे बढ़ते ही डायनासोर और किंग कॉन्ग पार्सिवल की गाड़ी को आते हुए देख लेते हैं पर इस बार वो कुछ नहीं करते और पार्सिवल गेट के अंदर पहुंच जाता है और ये रेस जीत जाता है। आगे उसे एनारॉक, जो कि जेम्स हॉलिडे का गेम का अवतार होता है, वो पार्सिवल को पहली चाबी और अगले कंपटीशन का क्लू देता है। इसी के साथ साथ पार्सिवल के अकाउंट में कई सारे पैसे भी आ जाते हैं। जब पार्सिवल गाड़ी को रिवर्स ले जा रहा होता है तभी ऑप्टिमस देख लेती है और फिर अगले रेस में वो भी अपनी गाड़ी को रिवर्स लेके जाती है और वो भी चाबी और क्लू पा लेती है। फिर उसके बाद पार्सिवल यही क्लू अपने दोस्त ईच को भी बताता है और वो भी जीत जाता है और इस क्लू को डाइटो और शो को भी बता देता है और इसी तरह वो दोनों भी जीत जाते हैं। यानी कि अब 5 विनर होते हैं जिसके पास पहली चाबी और क्लू होता है। ये 5 लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है हाई फाइव। पार्सिवल पहला कंपटीशन जीत चुका है, ये नोलन को पता लग जाता है। वो ओसिस में जाता है और उसके प्राइवेट आदमी एडॉक को पार्सिवल पे नजर रखने बोलता है। अगली कंपटीशन एक पहेली होती है, अगर उसे सॉल्व किया तो अगली चाबी और उसका क्लू मिलेगा। पार्सिवल घर में हॉलिडे की न्यूज की फोटोज देख रहा होता है और वहाँ पे वो ओगडेन और उसकी वाइफ की तस्वीर देखता है। अगले ही दिन पार्सिवल और ऑप्टिमस दोनों
हॉलिडे जर्नल्स चले जाते हैं। पार्सिवल क्यूरेटर को हॉलिडे के लव अफेयर्स या फिर डेट के बारे में पूछता है। क्यूरेटर सर्च करता है और एक वीडियो चालू होता है जहाँ पे जेम्स मोरो को बता रहा होता है कि वो आज एक लड़की के साथ डेट पे गया था मूवी देखने के लिए, और उस लड़की का नाम होता है कीरा यानी केरेन अंडरवुड, जो कि ओब्डेन की ही पत्नी होती है। ये सुनकर ऑर्टमस चौंक जाती है, लेकिन पार्सिवल आगे उसे समझाता है कि ये दोनों सिर्फ एक ही बार डेट पे गए थे और वो भी ओब्डेन से शादी होने से बहुत पहले। आगे कीरा कैंसर से मर गई थी, पर फिर भी इस पूरे हॉलिडे जर्नल्स में कीरा का नाम सिर्फ एक बार ही मेंशन किया है। क्यूरेटर बोलता है कि ये नहीं हो सकता, कीरा हॉलिडे और ओब्डेन दोनों के जीवन में इम्पोर्टेंट थी, का जिक्र कई बार हुआ था। पार्सिवल क्यूरेटर से बेट लगाता है कि तुम सर्च करो, आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिलेगी। जब क्यूरेटर सर्च करता है तब उसको एक ही वीडियो मिलती है कीरा के नाम की, यानी जेम्स हॉलिडे ने जानबूझकर कीरा के रिलेटेड सारी वीडियो डिलीट किए हुए थे और ये सिर्फ एक ही वीडियो रखी होती है। आगे पार्सिवल बोलता है कि शायद जेम्स हॉलिडे भी कीरा को बहुत पसंद करता था, पर उसको कभी बोल नहीं सका और ना ही ओब्डेन को ही बता सका। कीरा को हमेशा देखना और उसका नाम सुनना शायद जेम्स के लिए काफी दुखदायक होता था, इसीलिए उसने अपने जर्नल्स में से उसके सारे वीडियो रिमूव कर दिए, क्योंकि उसने कीरा को पाने का चांस खो दिया था। यानी पहली सॉल्व करने का कीरा ये मेन क्लू होता है। पार्सिवल क्यूरेटर के साथ जो बेट लगाई थी वो जीत गया होता है, इसीलिए क्यूरेटर उसे कॉइन देता है। आगे ऑर्टमस पार्सिवल को एक डांस क्लब में इनवाइट करती है। दोस्तों ये लोग अभी भी गेम में ही है और उन्होंने रियल लाइफ में एक दूसरे को नहीं देखा है। क्लब में पार्सिवल और ऑर्टमस मिलते हैं और तभी आयरोक इन दोनों को देख लेता है और वो नोलन को कांटेक्ट करके पार्सिवल का लोकेशन बता देता है। ऑर्टमस बोलती है कि ये क्लब जेम्स हॉलिडे ने ही बनाया था। कीरा से मिलने के बाद शायद उसे कीरा के साथ डांस करना था, लेकिन वो चांस उसने मिस कर दिया था, यानी अ लीड नॉट टेकन। और फिर रियल लाइफ में हॉलिडे को असल में क्लब्स पसंद थे भी नहीं, यानी क्रिएटर हु हेट्स हिज ओन क्रिएशन। ये दोनों क्लू हो सकते हैं। फिर दोनों अपना ही टाइम एंजॉय करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं और तभी पार्सिवल ऑर्टमस को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और उसका असली नाम वेड वॉट है। ये सुनते ही ऑर्टमस बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि इस जगह में यानी इस गेम में कभी भी अपना असली नाम नहीं बताना चाहिए। और तो और वो दोनों रियल लाइफ में कभी मिले भी नहीं है, तो एक दूसरे को कैसे पसंद करेंगे। एरोक जो दूर पे खड़ा रहता है वो ये सारी बातें सुन लेता है। उसे अब पार्सिवल का असली नाम पता चल गया होता है। उसी वक्त अचानक आयोवा के लोग आते हैं और ये पार्सिवल पे हमला करते हैं, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। आगे ऑर्टमस पार्सिवल पे गुस्सा होती है और वो भी वहाँ से निकल जाती है। आयरोक नोलन को कांटेक्ट करता है और पार्सिवल का असली नाम, डिटेल्स, ये सारी चीजें बता देता है, जिसके कारण नोलन को वेड का असली एड्रेस भी मिल जाता है। नोलन वेड को कांटेक्ट करता है और उसे उसके ऑफिस में इनवाइट करता है। ऑफिस से कनेक्ट करके वो वेड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे ज्वाइन करे, पर वेड नहीं मानता, बल्कि वो नोलन का ही इंसल्ट करता है। गुस्से में आकर नोलन वेड को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसको मारेगा, लेकिन वेड उसकी बात नहीं सुनता और फिर वहाँ से वो घर जाने के लिए निकलता है। लेकिन घर पहुँचने से पहले ही आयोवा के ड्रोन्स वेड के घर पे बॉम्ब लगाते हैं और पूरे घर को उड़ा देते हैं, जिसमें वेड की आंटी और उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाते हैं। वेड ये सब कुछ देखता है और फिर वहाँ से ईच के पास चला जाता है। ईच डाइटो, शो और ऑर्टमस को मैसेज करता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी वेड को मार के बेहोश करता है और उसे किडनैप करता है। बेहोशी से उठने के बाद वेड खुद को एक वेयर हाउस में पाता है और सामने एक लड़की होती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ऑर्टमस ही होती है। वो अपना असली नाम समंथा बताती है। आगे वो वेड को ये जगह देखने ले जाती है और बताती है कि यहाँ सभी लोग रिबेल है, सभी आयोवा इस कंपनी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बात करते वक्त समंथा को अगले क्लू के बारे में पता चलता है। जिस दिन जेम्स हॉलिडे और कीरा मूवी डेट पे गए थे, तभी जेम्स कीरा को डांस के लिए पूछने वाला था, पर वो पूछ नहीं पाता, यानी वो चांस मिस कर देता है। इसी का मतलब है इन लोगों को वही मूवी ढूंढनी है जो हॉलिडे और कीरा दोनों साथ में देखने गए थे और वहीं पे उनको उनका अगला क्लू मिलेगा। सभी लोग फिर हॉलिडे जर्नल जाते हैं और क्यूरेटर से पूछते हैं कि हॉलिडे ने उस समय कौन कौन सी मूवी देखी थी। क्यूरेटर कई सारी मूवीज के टाइटल दिखाता है। पार्सिवल मूवी देख रहा होता है, तभी उसको द शाइनिंग मूवी दिखती है। ये हॉलिडे की 8th फेवरेट हॉरर मूवी थी और जिसने ये मूवी बनाई थी उसे खुद को कभी भी ये मूवी पसंद नहीं आई, यानी अ क्रिएटर हु हेट्स हिज ओन क्रिएशन। ये क्लू इस मूवी का होता है। क्यूरेटर ये मूवी चालू करता है और सभी ये मूवी देखने लग जाते हैं। अंदर शाइनिंग मूवी का एक कंसेप्ट मॉडल बनाया होता है। अंदर ढूंढने पर इनको एक फोटो दिखाई देता है कीरा और जेम्स हॉलिडे का, और फोटो के बाजू में एक डांसिंग हॉल होता है जहाँ पे कई सारे ज़ोंबीज डांस कर रहे होते हैं और बीच में होती है कीरा, और यही वो फाइनल क्लू होता है। ऑर्टमस जंप मारती है और कीरा के पास जाती है और उसको डांस के लिए पूछती है। दोस्तों ये कीरा असल में नहीं होती, वो कीरा का अवतार होता है। कीरा उसे बोलती है कि वो काफी वक्त से इस पल का इंतजार कर रही थी और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है और उस जगह आता है एनारोक।
वो आर्टमस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अगली चाबी और अगले कंपटीशन का क्लू देता है। इसके बाद 1 बाय 1 हाई-फाई के बाकी के मेंबर्स भी जाते हैं और ये कंपटीशन जीत जाते हैं। दूसरी जगह नोलन को पता चल जाता है कि वेड अभी भी जिंदा है। वो उसकी सिक्योरिटी हेड को उसे सर्च करने के लिए बोलता है। सर्च में उसको वो आदमी दिखाई देता है जिसने वेड को किडनैप किया था और ये लोग फिर उसके पीछे लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेड और सिमंथा बातें कर रहे होते हैं लास्ट कंपटीशन के बारे में। तभी आईओआई के लोग उसी वेयर हाउस पे हमला करते हैं और इन सबको पकड़ते हैं, पर सिमंथा वेड को पीछे के दरवाजे से भगा देती है पर खुद पकड़ी जाती है। इस सबको आईओआई लॉयल्टी सेंटर भेज देते हैं। वेड पीछे के रास्ते एक गली में जाता है जहाँ पे उसे हेलन मिलती है। हेलन और कोई नहीं बल्कि ईच होती है। जी हाँ, ईच लड़का नहीं, रियल लाइफ में लड़की होती है। वेड और हेलन उनकी गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पे आईओआई के ड्रोन्स गाड़ी को स्कैन कर रहे होते हैं। वो वेड के पास आते हैं और तभी गाड़ी से तोशिरो आता है और वो ड्रोन्स को तोड़ देता है। वो बताता है कि वो डाइटो है। गाड़ी के अंदर एक 11 साल का झाऊ होता है जो कि असल में शो होता है। सिमंथा ने पकड़े जाने से पहले ईच, डाइटो और शो को मैसेज करके बता दिया होता है। फिर ये चारों भाग जाते हैं और दूसरे वेयर हाउस में छुपते हैं। सिमंथा को लॉयल्टी सेंटर भेजा जाता है। यहाँ लोगों को जबरदस्ती ओसिस में भेजकर उनसे काम करवाया जाता है। सिमंथा प्लैनेट डूम में होती है। ये वही जगह रहती है जहाँ पे जेम्स हॉलिडे ने अपना आखिरी कंपटीशन प्लान किया होता है। इसीलिए नोलन अपने सारे लोगों को यहाँ लड़ाई करने के लिए तैयार रखता है ताकि कोई भी प्लेयर ये लास्ट का कंपटीशन ना जीत सके। और वो और एक्टिवेट करता है, यानी एक प्रोटेक्टिव कवच होता है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल होता है। यानी पार्सिल और उसकी टीम अब इस जगह नहीं आ सकते और आखिरी चाबी उनको नहीं मिलेगी। आगे हेलन यानी ईच प्लान बनाती है सिमंथा को बचाने के लिए। वेड नोलन के ऑफिस में गया था। उस मेमोरी की मदद से ईच उस ऑफिस की एग्जैक्ट कॉपी बनाती है बट ओसिस गेम में। फिर वो लोग नोलन का ओसिस का कनेक्शन हैक करते हैं और फिर फेक ऑफिस में उसे भेजते हैं। उसके सामने वेड, डाइटो होते हैं बंदूक लेकर, लेकिन उनके असली रूप में। वो नोलन का डिवाइस निकालते हैं और फिर नोलन को लगता है कि वो ओसिस से बाहर उसके ऑफिस में है, लेकिन वो दरअसल होता है ओसिस में ही। वेड नोलन को धमकाता है और सिमंथा का लोकेशन पूछता है, जिसमें नोलन लोकेशन बता देता है। वेड सिमंथा को उस लोकेशन से छुड़ाता है। उस वक्त सिमंथा प्लैनेट डूम, आखिरी कंपटीशन और कवच के बारे में वेड को बता देती है, लेकिन उसी वक्त नोलन को शक आता है। फिर वो उसका डिवाइस निकालने की कोशिश करता है और फिर असली डिवाइस को निकाल देता है और वो ओसिस से डिस्कनेक्ट होता है और अपने ऑफिस में आ जाता है। वो आसपास में देखता है, वहाँ पे वेड, डाइटो नहीं होते। यानी वो समझ जाता है कि उन्होंने उसका सिस्टम हैक किया था, लेकिन दरअसल वो सिमंथा को ढूंढने गए थे। इसीलिए वो भी सिमंथा के लोकेशन पे जाता है, लेकिन सिमंथा वहाँ से पहले से ही भाग गई होती है। वो सिक्सर के सेक्टर में जाती है और ओसिस से कनेक्ट होती है। पार्सिल, डाइटो, शो, ईच ओसिस से कनेक्ट होते हैं और फिर प्लैनेट डूम में जाते हैं, जहाँ आखिरी चैलेंज, जहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। वो कैमरा ऑन करता है और लाइव मैसेज देता है कि ओसिस में जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है उनसे वो अपील करता है, उनकी मदद मांगता है नोलन से लड़ने के लिए। ये मैसेज सभी लोग सुन लेते हैं जो कि ऑलरेडी नोलन से परेशान होते हैं। देखते देखते सभी लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो दूसरी जगह पे और शील्ड के अंदर आर्टमस सिक्सर के बेस में होती है। वो और की गोली को बंद कर देती है, जिससे पूरा प्रोटेक्टिव शील्ड बंद हो जाता है। सिंस प्रोटेक्टिव शील्ड बंद हो गई है, अब नोलन के सभी लोग और पैर्सिवल के सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आर्टमस पैर्सिवल से मिलती है और उसे बताती है कि अटारी 2600 ही फाइनल चैलेंज है। इस गेम में 2000 अलग अलग गेम्स है और इनमें से एक गेम को हमें खेलना है चाबी पाने के लिए। उस वक्त नोलन गॉडजिला के रोबोट में बैठकर पैर्सिवल से लड़ाई करने आता है। वो ईच के जायंट रोबोट और डाइटो से लड़ता है और इसी में डाइटो का अवतार मर जाता है। पैर्सिवल और शो उस गेम के लोकेशन में जाने के लिए निकलते हैं। ईच ऑर्टमस नोलन को बम से उड़ा देते हैं, पर उस वक्त नोलन ऑर्टमस को देख लेता है सिक्सर के बेस में और उसे पता चल जाता है कि ऑर्टमस अभी कहाँ पे है, जो कि सिक्सर के वॉर रूम में होती है। आउट होने के बाद वो ऑर्टमस यानी सिमंथा को ढूंढने के लिए जाता है। गॉडजिला के साथ लड़ाई के कारण ईच बहुत जख्मी हुआ रहता है। आगे जाने पर पार्सिवल उस लोकेशन में आता है, लेकिन सामने आयरोक होता है। वो बम से पूरा ब्रिज ही उड़ा देता है और ईच खुद को वहाँ लेके आता है। पार्सिवल, ईच और शो आगे बढ़ते हैं, पर ईच नीचे लावा में गिर के मर जाता है, यानी उसका अवतार आउट हो जाता है। शो आयरोक को मारने की कोशिश करता है, जिससे आयरोक का हाथ टूट जाता है और वो भी भाग जाता है। ऑर्टमस अभी भी वॉर रूम में होती है और नोलन उसे कभी भी ढूंढ सकता है, इसीलिए पार्सिवल जानबूझ के ऑर्टमस को मार देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। और फिर वैसे ही सिमंथा आउट हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। ईच और डाइटो गाड़ी चला रहे होते हैं और फिर वो सिमंथा को पिकअप करते हैं। आगे पार्सिवल और शो गेम के लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सिक्सर का लड़का एडवेंचर नाम का गेम खेल रहा होता है। वो गेम तो जीत जाता है, पर उसके बावजूद वो गेम से मर जाता है। पार्सिवल वहाँ आता है और वो शो को देख के बोलता है कि हमें गेम
को जीतना नहीं है, बल्कि गेम में एक इनविजिबल डॉट है, उसे ढूंढना है और उसको गेम के स्टार्ट में लेके जाना है। यानी ये गेम जहाँ से शुरू हुआ था वो डॉट गेम में ही घूम के मिल सकता है, गेम में जीतने से नहीं। और फिर वे लोग गेम खेलना स्टार्ट करने वाले होते हैं, पर पीछे से नोलन और आयरॉक आते हैं। वो कैटेलाइटिक बॉम्ब एक्टिवेट करते हैं, जिससे उस प्लैनेट डूम में जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सभी एक साथ मर जाते हैं। इवन आयरॉक, नोलन, पार्सिवल, शो भी मर जाते हैं। यानी अब किसी को भी ये कंपटीशन जीतना है तो उनको वापस उस कार रेसिंग से सब कुछ शुरू करना पड़ सकता है। नोलन बाहर आता है, वो बेहद खुश होता है कि उसने पार्सिवल को ये गेम जीतने को नहीं दिया, पर अचानक स्कोर बोर्ड पे पार्सिवल का नाम आता है। यानी पार्सिवल अभी भी जिंदा होता है। जब पार्सिवल अपनी जेब चेक करता है तब उसे क्यूरेटर ने दिया हुआ कॉइन मिलता है, जिस पर लिखा होता है एक्स्ट्रा लाइफ। यानी उस कॉइन के कारण पार्सिवल को एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है। पार्सिवल फिर से वो करता है और वो पूरा ब्रॉडकास्ट ओसिस से कनेक्ट सभी लोग देख रहे होते हैं। गुस्से में नोलन पार्सिवल यानी वेड को मारने के लिए निकल पड़ता है। उसकी सिक्योरिटी हेड ईच के गाड़ी का लोकेशन नोलन को बता देती है। पार्सिवल को वो डॉट मिलता है, फिर वो उसे लेके गेम के स्टार्टिंग पॉइंट में जाता है, जहाँ होता है सबसे पहला ईस्टर एग, यानी वो गेम बनाने वाले का नाम होता है। और यही चैलेंज होता है, जैसे ही वो डॉट को स्टार्ट में लेके जाए तो वहाँ पे नाम आता है और फिर अचानक से गेम नीचे बर्फ में डूब जाता है। आसपास की सभी चीजें टूटने लगती है और सामने एनारोक आता है और फिर वो पार्सिवल को आखिरी क्रिस्टल की देता है और उसके सामने बड़ा सा लॉकर आता है जहाँ पे 3 चाबियां लगानी होती है। गेम के बाहर ये सब लोग उसी गाड़ी में होते हैं और आईओआई के लोग इनके पीछे होते हैं, इनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। गेम में पार्सिवल तीनों चाबियां लगाता है और दरवाजा ओपन होता है। अंदर बहुत सारा खजाना होता है और बीच में गोल्डन ईस्टर एग होता है। एनारोक वहाँ आता है और पार्सिवल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उस डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए बोलता है, ताकि पूरा ओसिस और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो सके। पार्सिवल खुश होकर साइन करने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो सोच में पड़ता है कि ये गलत है। ये वैसा ही पल है, वैसा ही मोमेंट है जब जेम्स हॉलिडे ने ओगदेन मोरो को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोला था और फिर उसके बाद ओगदेन मोरो कंपनी से चला गया था। दरअसल वो जेम्स हॉलिडे की जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि उसने अपने ही दोस्त को खो दिया था। यानी ये एंड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी सच में नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है। फिर पार्सिवल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से इनकार कर देता है। एनारोक कई देर तक उसे देखता रहता है और फिर वो जेम्स हॉलिडे में चेंज हो जाता है और आसपास की पूरी दुनिया हॉलिडे के घर में चेंज हो जाती है। हॉलिडे फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर उसे एक स्विच दिखाता है और बोलता है कि इसे दबाने से पूरा ओसिस बंद हो सकता है, यानी इसके सर्वर, बैकअप सब कुछ डिलीट हो सकता है और अभी तुम्हारे पास इसकी अथॉरिटी है पूरे ओसिस को बंद करने की। आगे जेम्स हॉलिडे असली गोल्डन एग को ढूंढने लगता है। वो बताता है कि उसने ओसिस को बनाया था क्योंकि कभी रियल लाइफ में उसे घर जैसा नहीं लगा था। वो कभी भी रियल लाइफ में लोगों से जुड़ ही नहीं पाया, वो दोस्त ही नहीं बना पाया सिवाय ओगदेन मोरो के, पर वो भी उसे छोड़कर चला गया था। वो हमेशा डरता रहा, लेकिन तब तक जब मुझे पता चला कि अब मैं मरने वाला हूँ और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि रियलिटी वर्ल्ड ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये वर्चुअल रियलिटी या कंप्यूटर या गेम्स। ये सारी कंप्यूटर की दुनिया है, यानी नकली दुनिया। फिर हॉलिडे वो ट्रॉफी यानी गोल्डन ईस्टर एग पार्सिवल को देता है। ये गोल्डन एग इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है कि बाहर वेड के हाथ सोने से चमक रहे होते हैं। अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल के नोलन आता है बंदूक लेके वेड को मारने के लिए, लेकिन जब वो देखता है कि वेड के हाथ में गोल्डन ईस्टर एग है तब उसके आंख में आंसू आ जाते हैं और फिर वो शांत हो जाता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि अभी उसका कोई चांस नहीं है ये गेम जीतने का। मन ही मन में वो खुश हो जाता है। तभी पीछे से पुलिस आती है और नोलन को और उसके सिक्योरिटी हेड को पकड़ लेती है। इसी गेम में जेम्स हॉलिडे और उसका बचपन का रूप होता है। वे दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी पार्सिवल पूछता है कि उसे ये बात समझ नहीं आ रही है, आप अवतार नहीं हो ना? जिसपे जेम्स हॉलिडे बोलता है कि नहीं, मैं अवतार नहीं हूँ। फिर पार्सिवल पूछता है कि क्या जेम्स हॉलिडे सच में मर गए हैं? जिसपे वो जवाब देता है कि हाँ, हॉलिडे इस दुनिया में नहीं है। फिर पार्सिवल पूछता है कि फिर आप कौन हो? पर हॉलिडे इस बात का जवाब नहीं देता, सिर्फ उसे गुड बाय बोलता है और वहाँ से निकल जाता है और ये कॉम्पिटिशन उधर ही खत्म हो जाता है। यानी दोस्तों, ये जेम्स हॉलिडे सिर्फ एक प्रोग्राम था। असली हॉलिडे कई साल पहले मर गया था। वेड अपने डिवाइस को निकालता है और वो रो रहा होता है इस पूरे इमोशनल मोमेंट को जीने के बाद, क्योंकि वो जेम्स हॉलिडे का बहुत बड़ा फैन होता है। पीछे ईच, डाइटो और सैमंथा भी ये सब कुछ देख रही होती है और फिर अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलता है और सामने ओगदेन मोरो यानी ओसिस का को फाउंडर आता है। उसके साथ उसके लॉयर भी होते हैं। उनको वेड के साइन चाहिए होते हैं क्योंकि अब वही ओनर होता है इस कंपनी का यानी ओसिस का। वेड कॉन्ट्रैक्ट देखता है और फिर डिसाइड करता है कि वो कुछ शेयर आर्कमस, डाइटो, शो और ईच को भी देगा और कंपनी ये पांचों मिलकर चलाएंगे। जिस पर मोरो कहता है कि
वेरी गुड चॉइस, क्योंकि अपनी लाइफ में हमेशा अपने आसपास वाले लोगों को लेके साथ बढ़ना होता है। पार्सिवल गाड़ी से जब बाहर आता है तो कई सारे लोग खड़े होते हैं वेट से मिलने और वो उसे हाथ दिखा रहे होते हैं। आगे वेट मोरू से पूछता है कि उसे कैसे पता चला और वो इतने जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंचा। इस पर मोरू बोलता है कि तुम्हें सब लोग देख रहे थे पर मैं सबसे ज्यादा नजदीक से देख रहा था। और फिर वो जेब से एक कॉइन निकाल के वेट की तरफ फेंकता है और रिवील करता है कि वो क्यूरेटर था जो कि ओसिस में पार्सिवल की मदद कर रहा था। ये देख के वो काफी चौंक जाता है। आगे मोरू पूरे ग्रुप से मिलता है। वेट आगे कंपनी चलाना स्टार्ट करता है और फिर मोरू को भी वो हायर करता है एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि ये उसी की भी कंपनी होती है और उसको चलाने का एक्सपीरियंस भी उसके पास रहता है। फिर वे लोग आईओआई कंपनी के लॉयल्टी सेंटर को बंद करवाते हैं। इसके साथ पूरे ओसिस को हफ्ते में 2 बार बंद रखने का डिजाइन वो करते हैं ताकि लोग रियल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ कनेक्ट हो सके।